हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता लगातार आपको हम क्लासेस दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे संधारित्रों को संयोजन, जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। सर, श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, देखिए आप लोगों को बढ़िया आसानी से समझना है, एकदम सरल तरीके से। जैसे मान लीजिए एक संधारित्र बना रहा हूं बच्चों, ये अपना पहला संधारित्र है, ठीक है। संधारित्र में होता क्या है, दो प्लेट होते हैं जो कि एक दूसरे के समांतर क्रम में होते हैं, सही है कि नहीं। ये अपना एक संधारित्र हो गया, ठीक है। दूसरा संधारित्र बना रहे हैं, ये लो भैया दूसरा संधारित्र बना दिए, ये दूसरा संधारित्र हो गया। फिर मान लीजिए तीसरा संधारित्र हो गया, तीसरा संधारित्र ये हो गया, ठीक है। ये तीन संधारित्र हो गए। सर हमको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हो गए। देखो भाई, देखना, ये अपना पहला संधारित्र हो गया, ठीक है बच्चों, ये पहला संधारित्र हो गया, ठीक है। ये दूसरा संधारित्र हुआ, फिर बच्चों इस तरीके से, और ये अपना तीसरा संधारित्र। मतलब तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता, जैसे पहले संधारित्र की धारिता मैं बात करता हूं C1, कितना बच्चों C1 है। इसकी जो अपनी धारिता कितनी है C2 है, और इस संधारित्र की धारिता जो है बच्चों वो C3 है। यानी C1 C2 C3 धारिता वाले तीन संधारित्र हैं। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए अपन करते क्या है, जैसे पहला संधारित्र है, इसके दूसरे प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, फिर बच्चों दूसरे संधारित्र की दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और इसी क्रम में और सारे संधारित्रों को हम जोड़ सकते हैं। जैसे मान के चलता हूं, यहां पर हम जब प्लस क्यू आवेश देते हैं तो सबको पता है प्रेरण की क्रिया कि भाई हमने पहले प्लेट को क्या दिया, प्लस क्यू दिया, ठीक है सर। तो समान रूप से प्लस क्यू यहां पर वितरित हो गया। दूसरे प्लेट पर प्रेरण की क्रिया होती है, पास वाले तल पर माइनस आवेश, पास वाले तल पर माइनस आवेश उत्पन्न होता है, ठीक है बच्चों, पास वाले तल पर माइनस आवेश। और जो दूरवर्ती तल होता है, यानी दूसरा जो तल है वहां पर प्लस आवेश होता है, किंतु इस प्लस आवेश का संबंध इससे है, यानी दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से है। तो अब प्लस क्यू चार्ज कहां चला गया बच्चों, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर चला गया। कहां चला गया, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर चला गया। फिर प्रेरण की क्रिया हुई, जब प्रेरण की क्रिया हुई बच्चों तो यहां पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो गया। और प्लस क्यू दूरवर्ती तल पर होता है, जिसका संबंध अगले संधारित्र के पहले प्लेट से है। तो फिर इसका जो प्लस चार्ज होगा बच्चों वो ऐसे अगले संधारित्र के पहले प्लेट पर चला जाएगा। फिर प्रेरण की क्रिया होगी और इस पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि पहले बच्चों दूरवर्ती तल पर यानी दूसरे तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है, इसलिए अंतिम उद्देश्य होता है कि इसको अपन पृथ्वीकृत यदि कर दें तो इसका संपूर्ण आवेश पृथ्वी पर चला जाता है। इस तरीके से आप लोगों को चित्र बनाना है। देखो जरा, संधारित्रों को संयोजन कैसे करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं, ठीक है सर। दूसरे संधारित्र की दूसरे प्लेट को तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जोड़ते हैं, और इसी क्रम में बच्चों हम इनको जोड़ते जाते हैं। अंतिम संधारित्र की दूसरी प्लेट को पृथ्वीकृत कर देते हैं, और बच्चों पहले संधारित्र को मान लीजिए हम कौन सा आवेश देते हैं, कोई आवेश देते हैं, जैसे प्लस क्यू आवेश हम यहां पर दे रहे हैं, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज देते हैं। अब इसकी लंबी चौड़ी कहानी है कि जब प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो बच्चों प्रेरण की क्रिया से पहले तो पहले प्लेट में प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है, हम जानते हैं। यहां पर बच्चों माइनस क्यू आवेश उत्पन्न होता है, दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है, जिसका संबंध दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, इसलिए प्लस क्यू दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट पर चला जाता है। तो यहां पर प्लस क्यू आवेश हो गया। फिर से प्रेरण की क्रिया होती है कि दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू आवेश मतलब समीपवर्ती तल पर, और दूरवर्ती तल पर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न होता है। संधारित्र का सिद्धांत तो आपने पढ़ा है, तो भाई यहां पर अपन कह सकते हैं माइनस क्यू आवेश हो गया बच्चों, फिर ऐसे प्लस क्यू आवेश, यहां पे माइनस क्यू आवेश। तो यदि इस तरीके से आप लोगों को है ना डायग्राम बनाते आ गया तो मान लीजिए काम कंप्लीट है, ठीक। आवेश समान रूप से बच्चों सभी में आवेश क्यू ही है, लेकिन यदि मैं बात करूं यहां पर विभव की, तो जैसे पहले संधारित्र की जो विभव है बच्चों वो V1 है, आवेश ग्रहण करने की जो क्षमता है वो विभव कहलाती है। ये V2 है, ठीक है, और ये बच्चों अपना V3 है, ठीक है। ये लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। फिलहाल हमने क्या कहा कि C1 C2 C3 है ना, धारिता के तीन संधारित्र किस क्रम में हमने जोड़ दिया है बच्चों, किस क्रम में जोड़ दिया, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। माना
माना, क्या माना, C1 C2 व C3 धारिता के तीन संधारित्र, देखो माना ज्यादा मैं नहीं लिखाऊंगा पर थोड़ा बहुत तो लिखाना ही पड़ेगा। तीन संधारित्र किस क्रम में जुड़े बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनका विभव क्रमशः कितना है सर? पहले का V1, दूसरे का V2 व V3 है। ठीक है, इसलिए परिणामी विभव कितना हो जाएगा बताओ? इसलिए परिणामी विभव कितना होगा, यानी टोटल विभव कितना हो जाएगा? बोलोगे सर टोटल जो विभव होगा वो V1 और V2 व V3 के योग के बराबर होगा। और कई सारे यदि मान लीजिए संधारित्र जुड़े हैं तो V4, V5, V6 ये कर सकते हो। ठीक है, तो माना C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनका विभव क्रमशः V1 V2 V3 है। तो परिणामी विभव कितना हो जाएगा बच्चों? V1 प्लस V2 प्लस V3, मतलब तीनों के विभव के योग के बराबर होगा। ठीक है, इतना यदि क्लियर है तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो माना उतना लिखना है जितना में नंबर मिल जाए बच्चों। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा, क्योंकि आप सबको पता है, क्योंकि धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से देखना बच्चों, धारिता की परिभाषा से C बराबर होता है Q अपान V। C बराबर Q अपान V होता है कि नहीं होता? तो यदि मैं आपसे कह दूं कि V बराबर बता दो तो आप कहोगे सर Q अपान C, यही तो होगा। ठीक है, तो इसी की परिभाषा से डायरेक्ट लिखना है कि V1 का मान कितना होगा? V1 का मान कितना होगा? Q अपान C1। देखो बच्चों, धारिता अलग है, विभव अलग है, लेकिन आवेश सब में समान है। V2 बराबर कितना होगा? Q अपान C2 व V3 बराबर कितना होगा बच्चों? Q अपान C3। अब करेंगे क्या? समीकरण 1 में मान रख देंगे। समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखने पर जब मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा? V बराबर, V1 का मान कितना है बच्चों? Q अपान C1, फिर Q अपान C2, फिर Q अपान C3। ओके सर, इन सब में कुछ कॉमन आ रहा है? हाँ, क्या कॉमन आ रहा है भाई? Q कॉमन आ रहा है। कितना बचेगा? 1 अपान C1, 1 अपान C2, 1 अपान C3। ये सभी में से उभय निष्ठ आ गया कॉमन, Q Q Q। अब यदि मान लीजिए, यदि संयोजन की तुल्य धारिता यानी टोटल तुल्य धारिता C हो, यानी टोटल कुल धारिता कितना बच्चों? C हो, तो V बराबर कितना हो जाएगा? Q अपान C। यही तो होगा, V बराबर Q अपान C, यही तो होने वाला है। अच्छा सर, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कितना होगा बाबूजी? समीकरण 2 से देखना बाबू कितना होने वाला है। देखो V के जगह क्या करेंगे? V के जगह क्या रख देंगे? V के जगह रख देंगे Q अपान C। Q से Q कट जाएगा बच्चों, Q से Q कट जाएगा तो कितना आने वाला है? 1 अपान C आएगा। ठीक है सर, 1 अपान C1 आएगा। हाँ सर, 1 अपान C2 आएगा। जी सर, 1 अपान C3 आएगा। लो भाई साहब, आपका आ गया जो आप सिद्ध करना चाहते थे कि श्रेणी क्रम संयोजन में टोटल जो आपकी
धारिता कितनी है, तो जितने भी संधारित्र हैं उनके धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया है, मजा आ गया होगा आप लोगों को। अब यदि मान लीजिए, यदि क्या लिखोगे, यदि श्रेणी क्रम में, यदि श्रेणी क्रम में n संधारित्र जुड़े हों बच्चों, n संधारित्र जुड़े हों, तो बताओ भाई, तो 1/Cn नी टोटल धारिता कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, काम करो, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कहां तक चलेगा बच्चों, 1/Cn तक। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां n 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। श्रेणी क्रम है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा आप कर सकते हो। अच्छा, अब देखिएगा, हम 1 से लेकर n तक की बात कर रहे हैं, मतलब 1 1 n बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों, आप लोग बताओ। इसका आ जाएगा मान n आ जाएगा, और ये 1 से लेकर जैसे Cn कर देते हैं, मतलब 1 रखेंगे तो 1 यहां, 2 रखेंगे 2 3 4 5 6, जितने भी होंगे ऐसे आप लोग करते जाओ, क्योंकि 1 1 1 1 जोड़ोगे तो n बार है तो n आएगा, 1 को 10 बार जोड़ोगे 10 आएगा, 1 को n बार जोड़ोगे तो n आएगा, और Cn बताता है 1 2 3, और ये बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन है यानी टोटल। इस तरीके से इसे आप Cs का मान निकाल सकते हो कि टोटल Cs कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप क्या करोगे, उल्टा कर दोगे तो Cn/n हो जाएगा। एक छोटा सा फार्मूला ये भी जनरेट हो गया। ये अपना किस क्रम का था बच्चों, यदि किस कॉम्बिनेशन में जुड़ा हो, जब श्रेणी क्रम में जुड़ा हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को लिखना है लिख सकते हो। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसका हिंदी लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्रों के तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, और जो बच्चा चाहता है कि शिव सर का नोट्स लेना है तो क्या चार्ज रहता है सर, मात्र 100 रुपए लगता है। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हो, जानकारी ले सकते हो प्रॉपर नोट्स के लिए। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया श्रेणी क्रम संयोजन कि संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक के व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम प्रत्येक संधारित्र के व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यदि आप लोगों को समझ में ना आए तो मैं लिख देता हूं बच्चों, यहां पर थोड़ा सा आप लोग, यहां पर मैं लिख देता हूं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ये चीज इसके बाद लिखना है तो आप लोगों को भी क्लियर रहेगा कि इसके बाद आप लिखोगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, अतः करके क्या लिखोगे बच्चों, अतः श्रेणी क्रम संयोजन में, 1 मिनट का काम है, लिख देता हूं, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम, तुल्य धारिता का व्युत्क्रम संधारित्रों के धारिताओं के व्युत्क्रम के, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है, व्युत्क्रम के योगफल के बराबर होता है। जी हाँ बाबू, ठीक है, तो ये अपना श्रेणी क्रम संयोजन हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं बच्चों समांतर क्रम संयोजन, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो। समांतर क्रम संयोजन में जैसे मान लीजिए 3 संधारित्र हम ले रहे हैं, 3 संधारित्र ही लेकर चलेंगे। ये पहला संधारित्र है बच्चों, पहला संधारित्र बनाते हैं, ये पहला संधारित्र बन गया, ठीक है सर। दूसरा संधारित्र बनाते हैं यहाँ पे, तो ये दूसरा संधारित्र बन गया बाबू, ठीक है। तीसरा संधारित्र बनाते हैं थोड़ा सा नीचे,
ठीक है, स्पेस कम है, तो ये अपना तीसरा संधारित्र बन गया। ठीक है, चलो अपन करते क्या है कि तीनों को एक फिक्स बिंदु, जैसे मान लीजिए एक फिक्स बिंदु दे देता हूं, बिंदु ए, यहां पर बिंदु ए दे दिया, और ये दूसरा फिक्स बिंदु है बच्चों बिंदु बी। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, जैसे मान लीजिए ये पहला संधारित्र है, इसके साथ जोड़ दिया, इसके साथ जोड़ दिया, मतलब प्रत्येक संधारित्र की पहले प्लेट को एक फिक्स बिंदु से कर दिया अपन ने, और यहां पर बच्चों ऐसा कर दिया। ठीक है, ठीक, ये लो, ये दूसरा बिंदु हो गया बिंदु बी, और ये बिंदु क्या होगा बच्चों बिंदु ए हो गया। दो बिंदु है, एक बिंदु हो गया, ये बिंदु बी हो गया। ये पहला संधारित्र था, दूसरा संधारित्र था, तीसरा संधारित्र है। पहले संधारित्र की धारिता कितना मानकर चलता हूं बच्चों, मान लीजिए इसकी जो धारिता है वो C1 है, कितनी बच्चों C1 है, इसकी जो धारिता है वो C2 है, इसकी जो धारिता है वो C3 है। ठीक है, जब हम प्लस Q आवेश देंगे ना बच्चों, तो यहां प्लस Q1 आवेश हो जाएगा, क्योंकि यहां पे हम प्लस Q आवेश देने वाले हैं। कौन सा आवेश, प्लस Q आवेश। ये जो Q आवेश है सब में वितरित हो जाएगा, एक ही सिरे पर नहीं चलता बल्कि वितरित हो जाता है। पहले भाई कुछ आवेश इधर चला जाएगा, कुछ आवेश यहाँ पे चला जाएगा, ये Q2 हो गया, कुछ आवेश इधर चला गया, Q3 हो गया बच्चों, है ना। यहाँ पर अपना माइनस Q1 हो जाएगा, ये 1 है बच्चों, ये 1 है। यहाँ पर जो आवेश आएगा माइनस Q2 आवेश आएगा, है ना। यहाँ पे जो माइनस अपना है ना Q3 आवेश आएगा, यानी यहाँ पे प्लस ही आवेश आएगा, लेकिन भिन्न भिन्न आवेश रहेगा। सम में थोड़ा सा आवेश डिफरेंस है। जितने भी हमने यहाँ पे संधारित्र रखे बच्चे, आवेश दिया ना तो आवेश बट गया यार, आवेश क्या हुआ, बट गया, आवेश क्या हो गया, बट गया, आवेश क्या हो गया, बट गया, तो सब में चार्ज थोड़ा सा अलग अलग हो गया। लेकिन बच्चों विभव जो है ना वो दो बिंदुओं के बीच ही है, इसलिए विभव सब समान रहेगा। यानी टोटल जो विभव है, जो कि बिंदु ए और बी के बीच सारे के सारे संधारित्र हैं, तो इनका विभव समान रहता है। तो संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजन के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, कि प्रत्येक संधारित्र की पहले प्लेट को एक फिक्स बिंदु दो और दूसरे प्लेट को भी एक दूसरे बिंदु से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये क्रम होता है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में एक के बाद एक जोड़ते थे, लेकिन समांतर क्रम में ऐसा नहीं होता है। समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को एक निश्चित बिंदु से और दूसरे प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब बच्चों हम यहां पर आप देख सकते हो कि संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के पहले प्लेट को एक बिंदु ए से और दूसरे प्लेट के बिंदु बी से हम जोड़ देते हैं, है ना। बिंदु बी को पृथ्वीकृत कर देते हैं और ए को हम प्लस Q आवेश देते हैं। अब चूंकि बच्चों जब हम प्लस Q आवेश देते हैं, है ना, बिंदु ए पर प्लस Q आवेश देने से, क्या देने से बच्चों, प्लस Q आवेश देने से। अच्छा थोड़ा सा और माना लिख देते सर तो अच्छा रहता, कहां चले गए बाबूजी। ठीक है, क्या लिखोगे कि सर माना C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं बाबू, समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में जुड़े हैं बाबू, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अब ज्यादा लंबा चौड़ा बताने की जरूरत नहीं कि संबंध ए से है बी से, बस इतना मान लो कि है ना तीन C1 C2 C3 धारिता के तीन संधारित्र हैं जो कि समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब हम बिंदु ए को प्लस Q आवेश देते हैं, क्योंकि ऊपर यहां पर लिखा हुआ है, जब बिंदु ए पर प्लस Q आवेश दिया जाता है, क्या दिया जाता है बच्चों, प्लस Q आवेश दिया जाता है, तो संधारित्रों में क्रमशः पहले में Q1, दूसरे में Q2, तीसरे में Q3
आवेश वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? वितरित, अलग अलग हो गए ना, वितरित हो जाता है। जो चित्र बनाओ वही चीज लिखना है। तो परिणामी यदि आवेश हम आपसे बोले, परिणामी आवेश कितना होगा? परिणामी आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, एक समीकरण दे दो आप। ये हमने ये बोला बच्चों कि तीन संधारित्र हैं जिनकी धारिता C1, C2, C3 है, समांतर क्रम में हमने जोड़ रखा है। समांतर क्रम में जोड़ने के लिए प्रत्येक संधारित्र की पहले प्लेट को एक बिंदु से और दूसरी प्लेट को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। जो दूसरा बिंदु उसको पृथ्वीकृत कर देते हैं, पहले बिंदु पर आवेश देते हैं। तो जब हम आवेश देते हैं बच्चों प्लस Q, तो तीन भागों में बढ़ता है, Q1, Q2, Q3, है ना। परिणामी आवेश इतना हो गया। चलिए आगे देखते हैं। क्योंकि अब थोड़ा समझना, क्योंकि तीनों संधारित्र दो निश्चित बिंदुओं के बीच, दो निश्चित बिंदु ए व बी के मध्य दो निश्चित बिंदु ए और बी के मध्य, ठीक है। इसलिए सबका विभवांतर लिख दें या विभव लिख दें, ठीक है, क्योंकि भाई ए और बी के बीच विभवांतर है ना, सबका विभवांतर v होगा। जितना ए और बी के बीच विभवांतर होगा, विभव का अंतर, उतना ही सबका विभवांतर भी होगा, है ना। किंतु चूंकि अब आप लोग बताओ बच्चों, चूंकि C बराबर कितना होता है? Q अपान V होता है। तो Q बराबर कितना होगा? C इंटू V। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है। तो इसलिए बच्चों यहां पर आप लोग लिखोगे Q बराबर हो जाएगा C1V Q1 के लिए, ठीक है। Q2 के लिए कितना हो जाएगा बच्चों? C2V, ठीक है। वह Q3 के लिए कितना हो जाएगा? C3V। कहां से लेकर चलेंगे? समीकरण एक में मान रखने पर। समीकरण एक में क्या रखेंगे बच्चों? मान रखने पर। समीकरण एक में मान रखने पर, ठीक है। चलो जब मान रखेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा? देखना बच्चों, ये Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 था, तो सबका मान रख दो। जब मान रखेंगे तो देखना कितना हो जाएगा? Q1 है अपना, ठीक है। Q1 का मान कितना है? Q बराबर Q1 का मान है C1 भी, Q2 का मान है C2 भी, Q3 का मान है C3 भी। सभी में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ सर भी कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। अब यदि संयोजन की तुल्य धारिता, यदि संयोजन की तुल्य संयोजन की तुल्य धारिता कितनी मानी जाए? C हो तो Q बराबर कितना होगा? C इंटू V ही होगा। इतना ही होगा ना धारिता की परिभाषा से। आप Q का मान रख दो समीकरण 2 से। देखना बच्चा, Q के जगह हम रखेंगे C इंटू V, यहां पे हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। V से भी कट जाएगा बच्चों, तो C बराबर हो जाएगा अपना C1 प्लस C2 प्लस C3। ये लो भाई, अब इसका हिंदी क्या लिखोगे कि सर समांतर क्रम संयोजन में संधारित्रों का जो तुल्य धारिता है ना, वो अनंत जो संधारित्र हैं उनके धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। यानी समांतर क्रम संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता प्रत्येक संधारित्र के धारिताओं के योगफल के बराबर होता है, ठीक है। कुछ ही नहीं इसमें लिखोगे, सर लिख देते तो अच्छा रहता। यहां पर लिख देता हूं, अतः समांतर क्रम संयोजन में
संधारित्रों की तुल्यधारिता, तुल्यधारिता प्रत्येक संधारित्र के धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। प्रत्येक संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र के धारिता के, प्रत्येक संधारित्र के धारिताओं के योगफल के बराबर होता बराबर होता है। लो भाई, ये अपना पेज कंप्लीट हुआ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। यानी समांतर क्रम संयोजन में टोटल जो धारिता है वो जितने भी संधारित्र हैं उनकी धारिताओं के योगफल के बराबर होता है। अच्छा, इसमें भी आप लोग यदि मान लीजिए n संधारित्र जुड़े हों, यानी संयोजन में, यदि संयोजन में क्या सर, यदि संयोजन में क्या, यदि संयोजन में क्या लिखोगे, यदि संयोजन में n संधारित्र, यदि संयोजन में n संधारित्र जुड़े हों तो C बराबर C1 प्लस कहां तक चलेगा, C2 आगे चलता जाएगा कहां तक, Cn तक। कुल मिलाकर के C इक्वल Cn तो ही होगा, कुछ है ही नहीं बाबू इसमें, खत्म। मतलब 1 2 3 4 जितना भी होगा उनके योगफल के बराबर होगा, इसमें कुछ रहता ही नहीं बच्चों, है ना। अच्छा सर, एक चीज और है, एक चीज और है यहां पर, Cn तक, तो Cn कैसे हो सकता है, n बार है ना, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा। यही आंसर, इसको मानो आप, यही आंसर मानो। ठीक है, ये लो भाई, खत्म। इतना ही है थ्योरम अपना, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन, इतना ही है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, देखो इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये फार्मूला काम आने वाला है, और बच्चों आपका इधर ये फार्मूला काम आने वाला है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ठीक, कंप्लीट। आप लोगों से गुजारिश है कि भाई इसके पहले हमने जो वीडियोस प्रोवाइड किया है वो प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा, तो आप लोगों को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो प्लेलिस्ट विजिट जरूर करें। बाकी आप लोगों की क्लास निरंतर चल रही है, सुबह शाम आपकी क्लास आ रही है, बस आप बढ़िया सुबह शाम पढ़ते चलो, नोट डाउन करते चलो। जिन बच्चों को नोट्स की जरूरत है वो मात्र 100 रुपए देकर प्रॉपर नोट्स ले सकते हैं। शिव सर का पर्सनल नंबर है 9685299149, 9685292949। ये हम एग्जाम तक आपके लिए हेल्प करने वाले बच्चों, इसलिए जिन बच्चों को भी लगता है कि शिव सर का कंटेंट बेहतर है, नोट से जरूर लें, क्योंकि प्रॉपर आपको तैयारी करना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।